हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। चाहे आप बीकॉम कर रहे हो या फिर एमकॉम कर रहे हो या कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, कोई भी आप डिग्री कर रहे हो, और अगर उसमें आपसे कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बट उससे पहले चैनल को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जितनी भी हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एजीएम है इसको कहा क्या जाता है। इसका मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आप एजीएम कह रहे हो या एनुअल जनरल मीटिंग कह रहे हो, दोनों एक ही बात है। वो उसका शॉर्ट फॉर्म है एजीएम, यानी साल में होने वाली एक ऐसी मीटिंग जो कि बहुत ही जनरल मीटिंग होती है। इसका कोई स्पेशल जो है पहले से ही डिसाइड नहीं किया होता। एक सालाना एक मीटिंग करी जाती है कंपनीज द्वारा। अब बात करते हैं क्या ये ओपीसी के लिए भी अप्लाई होती है, 1% के लिए भी अप्लाई होती है। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पूरा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि ये है एक सोसाइटी जो कि है गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी। अब यहाँ पे कुछ आपके जो है लोग रहते हैं, जैसे आपके जेठालाल, ठीक है, जेठा। नेक्स्ट ईयर भिड़े एंड मेहता। अब क्या है, इनके साथ एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि सिंगल है, सिंगल, जिसका नाम है पोपटलाल। अब क्या हुआ, इन लोगों ने जो है डिसाइड किया कि हम अपनी अपनी कंपनी बनाएंगे। अब इनकी हो रखी थी शादी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर के कंपनी खोली, प्राइवेट कंपनी बनाई, अपनी वाइफ को भी उसमें जो है हिस्सेदारी दी। बट ये पर्सन क्या था, अकेला था, बैचलर था, यानी सिर्फ 1% था। तो इसके पास कोई और कंपनी बनाने का ऑप्शन नहीं था। इसको लगा मैं 1% कंपनी बनाता हूँ, ओपीसी बनाता हूँ, ओपीसी। तो अब बात आई एनुअल जनरल मीटिंग करने की। तो भिड़े ने कहा कि अब हमें एक एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी चाहिए अपनी अपनी कंपनीज में। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ भाई, हमारे साथ साथ हमारी वाइफ की भी जो है हमें देखना पड़ेगा, डिसीजंस में उनकी भी राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी हिस्सेदार हैं, वो भी जो है शेयर होल्डर्स हैं। तो उस सिचुएशन में इन्होंने अपने अपने साथ मिलकर के अपनी अपनी कंपनी के लिए जो है मीटिंग कर दी। बट दिस पर्सन, ये अकेला था बेचारा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसकी 1% कंपनी थी। तो यहाँ बात उठी कि क्या 1% कंपनी में भी एजीएम होगी? क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन ने डिसाइड उसी को करना है। अब ये थोड़ी ना जाएगा कि कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेगा, खुद अकेले बैठेगा, खुद डिसाइड करेगा, खुद से वार्तालाप करेगा। नहीं, इसको जो डिसीजन लेने होंगे ये पहले ही ले लेगा। तो इसमें बोला गया कि ओपीसी को एजीएम करने की आवश्यकता नहीं है, ओपीसी को एजीएम करने की आवश्यकता नहीं है। बट जो है दूसरी जो कंपनीज हैं, दूसरी कोई भी कंपनी ले लीजिए, उन सब में, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या कुछ भी हो, उन सब में आपको क्या है, उस सब में आपको अपना एजीएम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट उठ करके आया कि ओपीसी में आपको एजीएम करने की जरूरत नहीं है, बट बाकी कंपनीज में एजीएम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट AGM of company should take place within 9 months from the end of first financial year। यानी अब इसने जो कंपनी थी वो खोली 30 नवंबर 2019 को। अब बोला गया है कि ये जो कंपनी बनी है, इसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक का होगा? 30 नवंबर 2019। मान लीजिए सबने इसी डेट पे खोली है, तो इसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 31 मार्च 2020। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट आपका फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो है एजीएम कब होनी चाहिए? जो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, जिस डेट पर खत्म हुआ है, वहां से लेकर के 9 मंथ के अंदर, वहां से लेकर के 9 मंथ के अंदर। तो वहां से 9 मंथ आप कितने बने? आप ये आपके बने 31 दिसंबर 2020, यानी 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले इनकी जो है एजीएम हो जानी चाहिए थी। पहली एजीएम, फर्स्ट एजीएम की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल कंपनी बनने के बाद हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे यही हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ फर्स्ट एजीएम कुड नॉट टेक प्लेस विद इन 9 मंथ, रजिस्ट्रार कैन नॉट एक्सटेंड दिस पीरियड। अगर आपने 9 महीने के अंदर अपना जो है फर्स्ट एजीएम नहीं किया, तो रजिस्ट्रार इस पीरियड को बढ़ा नहीं सकता।
आफ्टर द फर्स्ट एजीएम ऑल अदर एजीएम शैल बी कॉल्ड सब्सिक्वेंट एजीएम। जो पहली एजीएम होती है उसके बाद जितनी भी आपकी जो है हर साल एजीएम होंगी उसको कहा जाएगा सब्सिक्वेंट एजीएम, यानी जो बाद में हो रही है सब्सिक्वेंट एजीएम। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम कैन बी 15 मंथ्स। देखो अब एक एजीएम आपने आज की, अब नेक्स्ट एजीएम जो होगी वो कम से कम 15 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, उसके ज्यादा का टाइम पीरियड उसमें एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। After the first AGM, all other AGM shall be, next one is your last date to hold AGM is 6 months from the end of financial year। और जो लास्ट डेट है आपकी AGM होल्ड करने की कि इस टाइम पे AGM हो जानी चाहिए, तो उस सिचुएशन में वो कब होगी, वो आपकी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 9 मंथ में होगी। ये लास्ट डेट होती है टू होल्ड एन AGM। ये जो 9 मंथ का पीरियड था वो फर्स्ट AGM के लिए था, लेकिन जो सब्सिक्वेंट AGM है उनके बारे में क्या बोला गया है कि वो 6 महीने जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड होते ही 6 महीने के अंदर आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। मैक्सिमम 1 एजीएम शुड टेक प्लेस इन एवरी कैलेंडर ईयर। हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक एजीएम आपकी जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपको जो है फाइन देना पड़ेगा अगर आप अपना सही तरीके से एजीएम नहीं करोगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ केसेस लेते हैं। जैसे पहली एजीएम कब होनी चाहिए, एक्चुअल एजीएम आपकी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 30 सितंबर 2018 को हो रही है ये हम बात कर रहे हैं एक्चुअल एजीएम। दूसरी एजीएम के लिए रूल क्या कहता है कि आपका जो है फर्स्ट एजीएम और कि जो आपकी पहली एजीएम है और जो दूसरी सब्सिक्वेंट एजीएम है उसके बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग जो 15 महीने का गैप बना उसके अकॉर्डिंग आपके पास डेट आई 30 दिसंबर 2019। उसके बाद बात की गई है कि आपकी जो है लास्ट डेट है अपनी एजीएम होल्ड करने की वो क्या है, 6 महीने है। कहाँ से, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही। फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31/3 को, तो 31/3 से 6 महीने कब बनते हैं, सितंबर को। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग आपके पास एक डेट आ गई 30 सितंबर को आप एजीएम कर सकते हो। बट वहीं तीसरा जो रूल है वो कहता है मिनिमम एक एजीएम आपकी होनी चाहिए साल के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक साल के अंदर की डेट कितनी बन रही है 31/12/19 को लेकर के, तो लास्ट डेट कितनी हो गई 30/9/19। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है कि आप कौन सी डेट चूज करना चाह रहे हो। मान लो अब हमने जो है एक्चुअल एजीएम 1/5/19 को करी, तो 1/5/19 को अब एजीएम हुई है, तो अब इससे मैक्सिमम कितने महीने लेट कर सकते हो, 15 महीने कर सकते हो फॉर नेक्स्ट एजीएम। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका पूरा ग्राफ बन के आपके सामने आ जाता है, टेबल बन के आ जाती है। अब बात करते हैं आरओसी हैज पावर टू अलाउ एक्सटेंशन ऑफ द टाइम बाय 3 months बट ओनली इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम। देखो फर्स्ट एजीएम में जो है रजिस्ट्रार आपका टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकता कि चलो आज नहीं हुई तो 2 महीने बाद आप एजीएम कर लो, नहीं। बट इन केस ऑफ योर सब्सिक्वेंट एजीएम में ये सिचुएशन की जा सकती है। सब्सिक्वेंट एजीएम यानी कि जो बाद में एजीएम हो रही है उसके लिए जो है पावर होती है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, कि वो आपका जो है एजीएम की डेट को 3 महीने आगे बढ़ा सकता है अगर आप उनसे जाके अपना परमिशन लेते हो, उनको अपना सिचुएशन बताते हो। इफ एजीएम कुड नॉट टेक प्लेस विद इन द गिवन टाइम और एक्सटेंडेड टाइम फॉलोइंग पनिशमेंट विल अप्लाई। अगर आपने टाइम के अंदर अपनी एजीएम नहीं की और साथ ही साथ जो आपने टाइम पीरियड बढ़वाया था उसके बाद भी आपने एजीएम नहीं की, तो आपको कुछ पनिशमेंट मिल सकती है। क्या है वो पनिशमेंट? फर्स्ट वन इज योर इफ द डिफॉल्टर फर्स्ट टाइम डिफॉल्टर, अगर आपने पहली बार ऐसा डिफॉल्ट किया है तो आपके ऊपर जो है फाइन लग सकता है, जो कि कितना होगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज का। बट वहीं अगर आप बार बार वही ऑफेंस कर रहे हो तो उस केस में आपके ऊपर जो है फाइन लगेगा 5,000 पर डे का। अब एजीएम कैन नॉट स्टार्ट बिफोर 9 AM। देखो 9 बजे से पहले आप एजीएम शुरू नहीं कर सकते कि भाई 6 बजे आ जाना एजीएम करनी है, नहीं, ये नहीं कर सकते। कम से कम जो है 9 बजे के बाद 9 बजे का टाइम होता है, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन जो है एक्सटेंड नहीं, जो है आपका शाम के टाइम में भी आप एजीएम नहीं कर सकते। 6 बजे के बाद एजीएम नहीं बुला सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 7 बजे आ जाओ एजीएम करनी है, आप 8 बजे आ जाओ एजीएम करनी है, नहीं। बट अगर आपकी एजीएम 6 बजे से पहले शुरू हुई है और वो चल रही है 6 बजे के बाद भी, तो दैट इज पॉसिबल। यानी हमने क्या किया, हमने जो है 9 बजे से पहले बुला लिया, 8 बजे आ जाओ, तो ये नहीं हो सकता। 8 बजे नहीं बुला सकते, कम से कम 9 बजे का टाइम होना चाहिए। और आप कह रहे हो कि 7 बजे आ जाओ, 7 बजे शाम को, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी गलत है। लेकिन हाँ, अगर आपने कहा 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, ठीक है, 5:30 आ जाओ,
और जो एजीएम चल रही है, जो आपने एजीएम बुलाई थी, वो आपकी जो है शाम को 8 बजे तक चल रही है, यानी वो चल रही है, स्टार्ट 5:30 बजे ही हो गई पर चल रही है 8 बजे तक, 9 बजे तक, तो वो पॉसिबल है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। यानी स्टार्टिंग का जो टाइम है और वो आपका 9 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, एजीएम जो है पब्लिक हॉलीडे पे तो बुलाई जा सकती है, लेकिन नेशनल हॉलीडे पे नहीं बुलाई जा सकती। नेशनल हॉलीडे बोले तो 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, ये क्या होते हैं, ये आपके नेशनल हॉलीडेज होते हैं, इसमें पूरा देश में हॉलीडेज होते हैं, तो हॉलीडे होता है। तो इस सिचुएशन में ऐसे दिन पे आप अपनी जो है एजीएम नहीं बुला सकते, बट जो नॉर्मल पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, कोई आपकी जयंती है कुछ भी, तो उस सिचुएशन में आप जो है एजीएम होल्ड कर सकते हो। AGM should take place at the registered office, but it is not possible. If it is not possible, it should take place in the same city, town, village in which registrar office is situated. क्या बोला गया है कि आपका जो रजिस्टर्ड जो ऑफिस है उसी में आपकी एजीएम होनी चाहिए। जैसे गोकुल धाम जो है रजिस्टर्ड ऑफिस बना रखा है, वहां का जो सोसाइटी का ऑफिस है वही आपका जो है रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया, वहां पे जो है वहीं पे आपको अपनी एजीएम बुलानी पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कुछ वजह से जो है आप वहां पे नहीं बुला सकते, तो आप उसी एरिया में, उसी टाउन में, उसी विलेज में कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पे आप एजीएम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुंबई में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है और आप अहमदाबाद जाकर के दया मैडम के घर जाकर के उनकी माँ के पास जाकर के एजीएम करवा रहे हो। नहीं, आपको करना मुंबई में ही पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ही करना पड़ेगा, टाउन में या विलेज में करना पड़ेगा। Next one is if the company does not follow regulation regarding AGM, NCLT can order compulsory AGM. NCLT क्या होता है, ये आपके जो है कंपनी को लेकर के, कंपनी को लेकर के ट्रिब्यूनल होती है, एक तरह से कोर्ट होता है जहाँ पे कंपनी से रिलेटेड केस को सॉल्व किया जाता है और उनको हैंडल किया जाता है। तो अगर कोई कंपनी अपने रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही है एजीएम के अकॉर्डिंग, एजीएम को लेकर के, तो उस सिचुएशन में एनसीएलटी एक ऑर्डर पास कर सकता है कि अब इस पर्टिकुलर कंपनी को कंपलसरी एजीएम करनी पड़ेगी ऑन दिस पर्टिकुलर जो भी डेट आप सिलेक्ट करोगे। अब ऐसा कब हो सकता है, मान लो मैं किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मुझे पता है ये कंपनी यार एजीएम नहीं करती, बड़ी ढीली ढाली कंपनी है, तो मैं जाकर के गुहार लगा सकती हूँ एनसीएलटी में कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी है, ये जो है अपना एजीएम ठीक से नहीं कर रही है, तो वहां पे फिर एनसीएलटी उनको ऑर्डर पास करवा सकते हैं। इफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर एजीएम, मीटिंग कैन स्टार्ट विद 1 पर्सन। और अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया ना कि भाई मीटिंग करो, तो फिर उस टाइम पे एक ही पर्सन, अकेला पर्सन भी बैठा होगा ना, तब भी मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑर्डर ऊपर से आया, भगवान का ऑर्डर है, भगवान का ऑर्डर तुम नहीं जो है कैंसिल नहीं कर सकते, वरना वो तुम्हें वाइंड अप करने का भी ऑर्डर दे सकता है। तो इसीलिए अगर कोर्ट ऑर्डर करता है, एनसीएलटी जो है आपको ऑर्डर दे रही है आपकी एजीएम करो, तो उस सिचुएशन में अकेला व्यक्ति भी एजीएम कर सकता है। नेक्स्ट वन इज BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट प्रिपेयर एन एजीएम रिपोर्ट इन विच फॉलोइंग कंटेंट एंड कंपलसरी। देखो अब आपकी मीटिंग हो रही है, कैसे पता चलेगा लोगों को, शेयर होल्डर को, कि या फिर दूसरे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या बातें हुई हैं। तो इसीलिए एक एजीएम में जो बात होती है उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं लिखनी। फॉर एन एग्जाम्पल, डे क्या था, डेट क्या थी, टाइम क्या था, प्लेस ऑफ मीटिंग, यानी जब आपकी एजीएम हो रही है उस दिन कौन सा दिन था, क्या डेट थी, क्या टाइम था और कहाँ पे आपने एजीएम की। डिटेल्स ऑफ चेयरमैन, जो चेयरमैन है उसकी डिटेल, नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर, कितने लोग प्रेजेंट थे, क्वांटिटी ऑफ कोरम, कोरम क्या होता है कि अगर हम मीटिंग तभी स्टार्ट करेंगे जब इतने लोग आ जाएंगे, ठीक है, 5 लोग आएंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी और वैलिड मानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 5 एक तरह से कोरम बना हुआ है, तो वो कोरम का नंबर लिखना जरूरी है। क्वांटिटी ऑफ कोरम के बाद आता है सर्टिफिकेट बाय कंपनी सेक्रेटरी दैट एवरीथिंग टुक प्लेस एज पर रूल्स। कंपनी सेक्रेटरी, जिसको आप सीएस के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि जो भी इनके बीच में एजीएम हुई है, जो भी इनका काम हुआ है, वो सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है। रेजोल्यूशन डिस्कस्ड एंड पास, अब उसमें ये भी लिखना जरूरी है कि हमने बात क्या की और कौन कौन से उसमें हमने डिसीजंस पास किए, रेजोल्यूशन पास किए, ये चीज भी आपकी लिखनी जरूरी होती है। नेक्स्ट वन इज, अब आपकी एजीएम खत्म हो गई, तो अब आपने जो ये रिपोर्ट बनाई है, आपने क्यों बनाई है, क्या दीवार पे टांगोगे? नहीं, आपको ये रिपोर्ट की एक कॉपी जो है वो आरओसी को देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, किसके साथ, एक फॉर्म नंबर MGT 15 होता है उसके साथ। अब ये कब देनी पड़ती है, जिस दिन आपकी एजीएम हुई है उससे 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये रिपोर्ट, एजीएम की जो रिपोर्ट है वो आरओसी को सबमिट करनी कंपलसरी होती है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, आपको देना पड़ेगा एक कॉपी। तो ये थे आपके एजीएम का
छोटे से नोट्स जिसमें हमने रिवाइज किया एक तरीके से। तो एग्जाम में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट नोट्स की तरह आपको ये दिख रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स ही हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश, अरेंज करने की कोशिश की है, खुद नहीं बनाए हैं, ये हमने कहीं से कॉपी किए हैं, तो हम पहले ही बता देते हैं। तो इसीलिए आप जो है पूरी इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।